न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और शिक्षण संस्थान क्या तैयारियां कर रहे हैं, खासतौर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं और कौन से नए विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा से जुड़ी ऐसी जरूरी बातों पर बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, पेरेंटिंग टुडे के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन और मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री गजराज पगारिया। आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। न्यूज 18 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन की, शिक्षा की और उसकी व्यवस्था की। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, एक ऐसे पैनल है जिनसे हम चर्चा करेंगे दर्शकों तक, जो दर्शकों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे उनके बच्चों को लेकर, उनकी भविष्य को लेकर। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, जो स्किल डेवलपमेंट का भी विभाग के मंत्री है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है सचदेव न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन जी। जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर है गजराज पगारिया जी। पगारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा मंत्री जी से। मंत्री जी, लॉकडाउन हुआ, बच्चों का एग्जाम का पीरियड ही था, कुछ जगह पे एग्जाम हो पाया, कुछ जगह पे नहीं हो पाया। क्या इस लॉकडाउन ने बच्चों की जो भविष्य है उसको दिक्कत पे डाल दिया? सरकार इस पर क्या कर रही है? उमेश पटेल जी। देखिए, लॉकडाउन जो हुआ पिछले 2 महीने से, ये उसी समय हुआ जब हमारे कॉलेजेस में एनुअल एग्जाम का समय रहता है। तो ये बात कहना सही है कि एनुअल एग्जाम कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है। लेकिन जो परिस्थिति जिस तरह से आगे आगे दिख रही है, आने वाले समय में हमने हमारे लिए हम लोग एक अलग तरीके से हो या ना हो, उसके सारे ऑप्शनों पे हम विचार कर चुके हैं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में इसमें डिसीजन भी आ जाएगा। उमेश जी, मेरा एक सवाल था, क्या ऑनलाइन जो है लॉकडाउन में, क्या वो ऑल्टरनेट हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, और उस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और एक हम लोगों का एक बेसिक फ्रेम हम लोगों ने तैयार किया था। लॉकडाउन से पहले की बात है ये। हमने अगर आप हमारे बजट को एनालाइज करेंगे तो ई लाइब्रेरी के लिए हमें बजट मिला है लगभग 6 करोड़ का। उसका कंसेप्ट ही यही था कि ई लाइब्रेरी के जरिए हम लोग जो टोटल कॉस्ट होता है हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए, उस पैसे से हम ई लाइब्रेरी का गठन करेंगे, जिसमें ना सिर्फ ई लाइब्रेरी पुस्तकें मिलेंगी, ना सिर्फ उसमें बच्चा हमारा पढ़ सकेगा, बल्कि उसमें हम प्रोफेसर्स के वीडियो को भी अपलोड करेंगे जो हमारे बेस्ट प्रोफेसर हैं, ताकि अगर किसी को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में, उस यूनिट के बारे में अगर कोई पढ़ना हो तो वो ऑनलाइन भी उसमें स्टडी कर सकता है और अपनी क्वेरीज को एक मेल के माध्यम से, एक पोर्टल के माध्यम से अपनी क्वेरीज को भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है। उन क्वेरीज को वापस हम रिप्लाई करके उनको उसके बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा लॉकडाउन शुरू होने से पहले का है, क्योंकि जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ उसके तुरंत बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, इसलिए इस पर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। बहुत जल्दी जब ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, ई लाइब्रेरी का प्रोसेस हम चालू कर देंगे। हाँ जैन साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लॉकडाउन क्या मेंटल ब्लॉक, मेंटल लॉकडाउन है या फिजिकल लॉकडाउन है, या हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगा और बेहतर तरीके से अल्टरनेट चीजों को एक्सप्लोर करने का? कैसे आप देखते हैं? ये जो आपदा है वो कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है कि हम अल्टरनेटिव्स कहा जा सकते हैं। जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि लॉकडाउन से पहले ही विचार हो गया था ऑनलाइन के लिए, तो चीजें चल रही हैं। और संजोग से देखिए, हम 4G के युग, अगर ये 3G के युग में होते तो ये सारी चीजें भी हम नहीं सोच पाते। जो मेंटल लॉकडाउन की बात कही, एक बच्चा अभी ड्राइंग रूम से बेडरूम की यात्रा कर रहा है सिर्फ। आप सोचिए, 2 महीने में उस बच्चे को ड्राइंग रूम से बेडरूम और पिताजी माताजी बाहर नहीं जाने दे रहे क्योंकि उचित भी नहीं है। तो ये मेंटल लॉकडाउन, इस पर कुछ
हमें करना चाहिए आगे बढ़कर, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से हम ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतिहास में भी होता रहा है ऐसा कभी कभी। शारीरिक रूप से तो हम अभी बल्कि घरों में हैं तो भोजन भी हमारा ठीक हो गया, टाइम से हो गया, वो भी ठीक है। सामाजिक रूप से भी हम पुराने लोगों से फोन पर बातें कर करके हम संबंध निकाल रहे हैं जिनसे बातें छूट गई थी, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली हम पीछे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा असर बच्चों पे है। शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे देख रहे हैं, अभी परिस्थिति क्या है और आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? पगारिया जी। आज छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के सारे नामी इंस्टीट्यूट उपलब्ध हैं और सरकार ने भी पिछले कुछ समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत रुचि ली है और जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी उन सुविधाओं को मुफ्त से उपलब्ध कराया है। और उसी का परिणाम है कि एक एजुकेशन के बहुत बड़े हब के रूप में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में उभर के आया है। अब बाहर के बच्चे यहाँ पे शिक्षा के लिए आने लगे हैं और जो यहाँ के बच्चे बेंगलोर, बॉम्बे, पूना जाते थे वो यहाँ रिटेन होने लगे हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट उपलब्ध हो गए। तो ये सरकार ने एक बहुत बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है और राज्य निर्माण की जो मूल भावना थी कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा का एक बहुत बड़ा विकास हुआ है और इसमें सरकार की काफी रुचि रही है। जी जी उमेश जी, एक बात है मेरा, यहाँ के जो बच्चे हैं टैलेंट में कोई कमी नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे उन लोगों की इंटरेस्ट में भी कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि अभी नए सिरे से सोचना चाहिए कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के कैसे आगे बढ़ा जाए? उमेश जी। हमारे पास लिमिटेड नंबर में सहायक प्राध्यापक है, हमारे पास लिमिटेड नंबर में प्राध्यापक हैं, हमारे पास लिमिटेड नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब कमी को अगर ऑनलाइन के माध्यम से हम कम कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं और हमारे स्टूडेंट को वो सारी सुविधा जो हमारा बच्चा सुकमा में बैठा है उससे भी अगर हम रायपुर के लेवल के इंस्टीट्यूट, जो जितने भी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप देख लीजिए कहाँ है, रायपुर में है, बिलासपुर में है, राजनांदगांव में है, उसके आगे नहीं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारा जो बच्चा सुकमा में जो बैठा हुआ है उसे भी उसी तरह की पुस्तकें मिले, उन्हीं प्रोफेसरों के वो पढ़ाई कर सके, उन्हीं लोगों का भी वो उसी तरीके से वही स्तर की उसको पढ़ाई मिल सके, ताकि आगे जब कंपटीशन हो तो उसे ये ना लगे कि मैं शायद इंफीरियर एजुकेशन सिस्टम से आया हूँ, उसको ना लगे। ये हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है और इन सारे चीजों को लेकर पेरेंटिंग की बात आती है। क्या अभिभावक सोचे और कैसे गाइड किया जाए? जैन साहब, आप पेरेंटिंग की ओर कुछ बता रहे थे, क्या पेरेंटिंग क्यों जरूरत है और आप उस क्षेत्र को लेकर क्या कर रहे हैं? सर, मैं पिछले 3 वर्षों से पेरेंटिंग पे सेमिनार्स ले रहा हूँ, प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में भी और छत्तीसगढ़ के बाहर भी। देखिए, एक समय था कि जब माता पिता का भय बच्चों में होता था और एक माता पिता के 4-5 बच्चे भी होते थे। अभी वो 2 बच्चे हैं लेकिन वो माता पिता भयभीत है कहीं ना कहीं बच्चे से, क्योंकि एक तो पूरा समय नहीं दे पाते और जो जीवन शैली बदली है हमारी। तो अगर पेरेंट अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें, समय दें, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें जो समाज में हो रही हैं वो ना होगी। और इस लॉकडाउन में तो एक अभूतपूर्व बात ये हुई है कि जो मानव जीवन के इतिहास में नहीं होगी कि 50-60 दिन माता पिता बच्चे एक घर में एक साथ रहे हों। तो ये एक अवसर भी है कि इस अवसर पर अगर वो माता पिता अपने बच्चे का स्वॉट एनालिसिस कर ले, उसकी स्ट्रेंथ समझ ले और फिर उसको उधर गाइड करे। अभी क्या होता था कि बच्चा अपने काम में बिजी है, माता पिता अपने काम में बिजी है। जैसे ही बच्चा टीन में पहुंचता है, टीनेज में, 13-14 साल का बच्चा, समझिए माता पिता की उम्र 45-50 की हो जाती है। माता पिता अपनी ऊंचाइयों पर रहते हैं और उस बच्चे को समय चाहिए माता पिता को। जी, हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं इस काम में। तो हम लोग जब सेमिनार्स या जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो हम उसमें ये बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपका बच्चा अगर आपने उसको 7, 8, 9 साल जो टीन वाला पार्ट है उसको निभा लिया तो जिंदगी भर वो ऊंचाइयों पर रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि हम उसके आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र कर रहे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारे कार्य की इतिश्री हो गई, हमने सुविधा दे दी।
लेकिन अभी मेरा आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये मैसेज है कि भाई आप अपने बच्चे को, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आज उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, और उस बच्चे का जब करियर मेकिंग का टाइम होता है 13 साल से लेकर 19 साल तक का, उस समय वो आपका सहयोग चाहता है और आप नहीं देते हो तो बाहर की एजेंसी से सपोर्ट लेता हो, जो कि कई बार गलत भी होता है। मुझे याद आ रहा है इसी को लेकर उमेश पटेल जी ने एक बहुत अनोखा प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ में। जब वो मंत्री बने तो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोशिश किया काउंसलिंग दिया जाए, एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम रहे जहां बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। उमेश जी, देखिए ये काउंसलिंग वाली बात जो है वो एक हेल्प डेस्क के रूप में हमने शुरुआत की थी और उसका एक बहुत सुखद परिणाम हमको मिलने को मिला। फीडबैक भी आया बच्चों से कि बहुत अच्छा है। इस साल से हम लोग उसको शुरू करने वाले थे कि वो हर कॉलेज में शुरू हो, लेकिन चूंकि लॉकडाउन और कोरोना का मामला है तो उसको अभी होल्ड कर दिया गया है। आने वाले समय में उसको हम लोग डेफिनेटली सभी कॉलेज में, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उसको शुरू करेंगे। तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला। जैन साहब जो बोल रहे थे उसी में मैं ऐड करूंगा, जो ये कह रहे थे कि हम लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी शायद पिछले 2 महीने में जितना समय अपने बच्चे को दे पाया हूँ या बच्ची को दे पाया हूँ उतना शायद 2 साल में भी नहीं दे पाया था कभी। तो ये सच्चाई है, हम सबको समझना भी पड़ेगा कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं हमारी जरूरत पड़ती है। जब हम लोग सिखाएंगे तभी वो सीख पाएंगे, नहीं तो वो फिर सोशल मीडिया से सीखेंगे, उसी तरह का बिहेव करेंगे जैसा दूसरे कर रहे हैं, जैसा वो ये कर रहे हैं। तो मुझे इस बात को मैं सही मानता हूँ, ऐसा हो रहा है हमारे बीच में। जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी का कभी समय नहीं दे पाया तो हमारे बड़े भैया, ताऊ जी, माँ हम लोग को समय देती थी, हम लोग को देख रेख करते थे। तो वो शायद कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है बहुत ज्यादा, और उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आज छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, पेरेंटिंग टुडे के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन और मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री गजराज पगारिया छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव और प्रभावी नीतियों की बात कर रहे हैं। पगारिया जी, आप चांसलर हैं। जब छत्तीसगढ़ एजुकेशन पे खुल रहा था तब आप अपने यूनिवर्सिटी को लेके आए और बड़े अच्छे ढंग से उस पर काम किए और काफ़ी उस पर हुआ। एक सवाल मेरा है, क्या अभी छत्तीसगढ़ में लोगों की रुझान छत्तीसगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर है, यहीं के यूनिवर्सिटी पर है, या जो बच्चे हैं उनका रुझान बाहर की तरफ है? देखिए, हायर एजुकेशन का जो समय बच्चे के जीवन में आता है तो बच्चा निश्चित रूप से चाहता है कि वो अपने माँ बाप से दूर किसी बड़े शहर में जाए और वहाँ के थोड़ी सी उन्मुक्ता का लाभ भी ले। और कुछ मित्रों की भी ये सलाह रहती है कि हम इस बड़े इंस्टीट्यूट में या बड़े शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं अब यहाँ पे उपलब्ध हो गई है और इस लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से जो बच्चे बाहर थे उनको कष्ट हुआ है, और जिस तरह से आपने देखा कोटा से सरकार ने बच्चों को किन कठिनाइयों में यहाँ लेके आया, तो माँ बाप भी अभी इस बार भयभीत हैं कि जब सुविधाएं सारी यहाँ उपलब्ध है तो बच्चों को यहाँ से दूर ना भेजा जाए। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो हमारा एडमिशन का सेशन अब चालू हो गया है उसमें बच्चे जो बाहर जाते थे वो यहाँ रुकेंगे और यहाँ के इंस्टीट्यूट में ही भरोसा करके, और यहाँ के जो क्वालिटी एजुकेशन निश्चित रूप से यहाँ डेवलप हुआ है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन होने के तीसरे दिन बाद से ही ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी थी और जो हमारे अनकम्प्लीट कोर्स थे उसको हमने समय से ऑनलाइन के माध्यम से पूरा किया। और मैं आपको बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी है कि ऑफलाइन क्लासेस में जितने बच्चे नहीं आते थे उससे ज्यादा उपस्थिति ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की रही है, और माँ बाप ने भी उसको प्रोत्साहित किया है, माँ बाप ने भी रुचि ली है, और हमने ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराई है, उसका भी बड़ा अच्छा परिणाम मिला है। और अब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने सारे क्वेश्चन पेपर नए सिरे से वापस तैयार कराए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हिसाब से, और 8 तारीख से हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह सारी हमारी तैयारी है। तो अब मेरा निश्चित रूप से मानना है कि माँ बाप भी और बच्चे भी छत्तीसगढ़ में ही रह के यहाँ पे पढ़ेंगे और यही का शिक्षा व्यवस्था है जो और अच्छी तरह से उन्नत होगी। बच्चे जाते हैं भुवनेश्वर जाते हैं पढ़ने, हैदराबाद जाते हैं,
हम अपने जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर जो संस्था गठित किए हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, इसको और थोड़ा किस तरह से जनता के पास जाए, अभिभावक और बच्चों की तरफ जाए, जो टारगेटेड आपके लोग हैं, जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, उन तक कैसे और बेहतर पहुंचे? जैन साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये अभी पगारिया जी ने कहा कि जो उस उम्र में एक उन्मुक्तता होती है और साथियों का एक प्रभाव रहता है, ये दो डिसीजन होते हैं, ये दो कारण होते हैं कि बच्चे बाहर की ओर जाने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर बाहर में बड़े शहरों में सुविधाएं कुछ तो ज्यादा बेहतर होंगी भी, क्योंकि पहले से वहाँ कुछ चीजें चल रही हैं, एक पहले से बैकग्राउंड है। लेकिन फिर भी जो चीजें हमारे यहाँ है छत्तीसगढ़ में, वो कम नहीं है। जब हमारे यहाँ IIT है, IIM है, सारे NLU है, सारे बड़े संस्थान है। हमारे पास बेहतर इंस्टीट्यूट है, बेहतर यहाँ पे एनवायरमेंट है, सारा बेहतर है, तो क्या इसको कैसे हम एनकेस कर सकते हैं, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं? पगारिया जी। नहीं, इसको हम लोग लगातार प्रचारित कर भी रहे हैं, और अभी भी हम लोगों ने जो प्रचार करने की अपनी प्लानिंग तैयार की है, उसमें इन चीजों को प्रमुखता से प्रचार करेंगे। और जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, इससे बाहर के विशेषज्ञ सारे हम लोगों से जुड़ के लेक्चर दे रहे हैं, और उनको आसानी भी होती है। आने जाने की कष्ट जो पहले होता था, वो आने जाने का कष्ट नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इस समय जो है, यहाँ के बच्चे यहाँ रहेंगे और यहाँ के इंस्टीट्यूट में ही उनकी पढ़ाई करने की रुचि होगी। जी, उमेश जी, एजुकेशन सेक्टर को ही ब्रांडिंग करने के लिए सरकार की तरफ से, आपके तरफ से भी कुछ पहल की जा रही है? इसके पीछे मैं दो कारण देखता हूँ। एक तो बच्चों का बाहर जाने का, एक तो है परसेप्शन। एक परसेप्शन आदमी के बीच में बनता है कि हम पुणे में ज्यादा अच्छा हमको ये मिलेगा, हम बैंगलोर जाएंगे तो हमको ज्यादा अच्छा फैसिलिटी, ज्यादा अच्छा एजुकेशन मिलेगा। एक परसेप्शन बना हुआ है। तो उसका एक होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में परसेप्शन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा होता है कि अगर आप देखेंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में कहीं ज्यादा है छत्तीसगढ़ से। इन अ सेंस कि जैसे जो हमारे बड़ी कंपनियां हैं, जहाँ चाहे आप IT की ले लें, चाहे किसी और, वो वहाँ पे अधिक है। तो ये दूसरा रीजन होता है जिससे कल्चर लोग बाहर जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ से पढ़ाई के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। ये दो कारण को अगर हम लोग एड्रेस करेंगे तो हमारी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और हम छत्तीसगढ़ में ज्यादा लोगों को रिटेन कर पाएंगे। इन दोनों क्षेत्रों में सरकार फोकस है, इसमें काम कर रही है ताकि हमारे यहाँ जॉब ओपनिंग हो सके। हम लोगों ने कोरोना आने से पहले कुछ कंपनियों से डायरेक्ट बात करके यहाँ एक ऑब्सेशन हमने यहाँ करवाया था, और उसमें काफी लोगों की भर्ती हुई थी। हमने एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी को भी यहाँ बुलाया था ताकि वहाँ पे भी भर्ती हो सके। तो गवर्नमेंट सभी कॉलेजों को में एक इसी का ब्रांडिंग करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई है ताकि सभी कंपनियों से बात हो सके और वो डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सके, हम उनको अप्रोच कर सके, बुला सके। तो सरकार इन दोनों क्षेत्रों में, जॉब ओपनिंग के क्षेत्र में भी और साथ ही साथ परसेप्शन के क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्र में काम कर रही, फोकस है ताकि लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा सके, लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़ सके। निश्चित रूप से सारा खेल जो है, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन फिजिकल था, शारीरिक रूप से था, मानसिक रूप से कोई लॉकडाउन नहीं थी। और शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक हमारे लिए बेहतर मौका है कि किस तरह से हम अपने भविष्य को बेहतर गढ़ पाएं, अपने बच्चों के तकदीर को और कैसे बेहतर कर पाएं। तीनों मेहमान, माननीय मंत्री जी उमेश पटेल जी, साथ ही जैन साहब और पगारिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों, उसके बदलते स्वरूप और विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। अगले एपिसोड में कोविड-19 के कारण सामने आ रही चुनौतियों का हल तलाश कर शिक्षा के क्षेत्र में करियर, अवसर, प्लेसमेंट और संभावनाओं जैसे जरूरी पहलुओं पर शिक्षा जगत की कई दिग्गज हस्तियां एक साथ चर्चा करेंगी। मिलते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुकेशन ई कॉन्क्लेव के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।